Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपका जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है उसके यूनिट 3। इससे पहले के वीडियोस में मैंने यूनिट 1 और 2 को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि यूनिट नंबर 1 एंड 2 जो है आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये जो वीडियो है इंग्लिश में है, सेम वीडियो हिंदी में लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। यूनिट 3 जो है आपकी रहती है मेजर इकोसिस्टम्स, यानी कि हम अलग अलग जो इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझाऊंगी। उसके अलावा जो है एमसीक्यूज़, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड ही आता है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप जून के सेशन के स्टूडेंट हो या जनवरी सेशन के लिए, ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए है क्योंकि ये यूनिट पे बेस्ड है। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पहले की जो यूनिट्स हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले की यूनिट्स में हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, बायोस्फीयर्स जो थे, ठीक है, यूनिट 1 एंड 2 में हमने पढ़ा था उसके बारे में। और अब यहाँ पे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है कैसे बना है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है वो आपसे कि जो टर्म इकोसिस्टम है वो कहाँ से आया है। तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड इको। इको का मतलब होता है हैबिटेट एंड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यानी कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम के अंदर आपके एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स नेचर के आपके आ जाते हैं। इकोसिस्टम आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के दो मेन आपके टाइप्स हैं। एक है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं। अगर अब यहाँ पे देखो, आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी कि आपके कौन कौन से इकोसिस्टम्स आते हैं, उसमें आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आता है। जबकि अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो उसमें आपके लेक्स, रिवर्स, ओशियन, वेटलैंड्स ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है that is managed for forestry purposes and is covered with trees, shrubs and climbers। तो सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट के अंदर हमें कई सारे ट्रीज, श्रब्स और क्लाइंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं लिविंग थिंग्स की, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं। सो द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन अ रीजन इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स। अब देखो, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट ना अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। कहीं पे हम देखते हैं कि कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कहीं पर टेम्परेट पाए जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है, अलग अलग जो फॉरेस्ट हमारे जो है डिटरमाइन, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट होंगे। तो वहाँ पे आपका सॉइल, क्लाइमेट और जो लोकल लैंड फीचर्स होती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये डिटरमाइन करने में कि वहाँ पर कौन से टाइप का फॉरेस्ट होगा। अब हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि इन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी ट्री का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल वो बोल देंगे कि पाइन बताओ, पाइन ट्री कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है और आपको ऑप्शंस दे देंगे। सो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि कौन से फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं। सो कॉनीफेरस, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो आप सभी ने क्रिसमस ट्रीज़ देखे होंगे जो कि इस तरह के शेप्स में होते हैं, कोन के शेप्स में ऊपर से। सो ये आपके कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जहाँ पर भी आपके कॉनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाएंगे वहाँ पे ये कॉनीफेरस जो है आपके ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज फाउंड इन कोल्ड एरियाज। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि पहाड़ों पर, है ना, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, लंबे समय तक विंटर्स चलती है और समर्स का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है, ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। और दे आर मेड अप ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो स्प्रूस, फर एंड पाइन। और एनिमल्स होते हैं आपके वुल्फ, बियर, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। सॉइल थोड़ी सी एसिडिक होती है ना।
और हम कह सकते हैं कि सॉइल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएँ, तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये लेस प्रोडक्टिव है कंपेयर टू द अदर इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद माइल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है, वेयर ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड ग्रो न्यू वन इन स्प्रिंग। तो टेम्परेट डिसीडियस का मतलब क्या है कि जब विंटर का समय आता है तो ये जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और स्प्रिंग के सीजन में नई पत्तियां आ जाती हैं। कॉमन ट्रीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कॉमन ट्रीज हैं, तो मैपल, ओक और बीच, ये सारे ट्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं। अभी आपको जो है ये थ्योरी सारी ध्यान से पढ़नी है क्योंकि इसके बाद ही हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यू के आंसर भी कर पाएंगे। कौन कौन से रीजन्स में ये पाए जाते हैं, तो आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे डियर, बियर, स्क्विरल्स जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं और अर्थवॉर्म, स्नेल भी यहाँ पे थ्राइव करते हैं। फिर हम चलेंगे यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे, तो ये पाए जाते हैं वार्म एरियाज में, ड्राई समर्स में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और विंटर्स में जैसा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप में ये वाले फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हेमलॉक, मैपल ये ट्रीज़ हैं। डियर, चिपमंक्स एंड लिजर्ड्स ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। फिर आपका टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। सो दीज फॉरेस्ट आर कोल्डर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलती है, हमें यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। रेनफॉल विद अ लॉट ऑफ फॉग, ठीक है, वाइल देयर इज अ स्टिल वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहाँ पे हम देखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके नियर द इक्वेटर पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे एक्सीड करती है 200 सेंटीमीटर से एंड दीज फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में मंकीज, लेपर्ड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कैमेलियन, स्नेक, ये सारे आपके एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर आपके ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हैं जिसमें टीक ट्रीज, बैम्बू कॉमन है, इंडिया और साउथ एशिया में ये पाए जाते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे जिसमें महोगनी, पाम और ओक ट्रीज आपके रहते हैं, ये सारे हैं। तो ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट सपोर्ट्स डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिक सी चीज़ आपने यहाँ पे क्या समझनी है कि ये सारे जो आपके टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं ये आपको इन डिटेल पढ़ लेना है। अगर आपके पास बुक है और आप चाहते हैं कि और भी पॉइंट्स, आपके पास टाइम है और आप और ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप अपनी बुक से भी ये सेम टॉपिक पढ़ सकते हैं। एज इट इज़ ये आपको बुक में भी मिलेगा और थोड़ी सी डिटेल्स वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को, बिकॉज एग्जाम में तो एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कॉमनली फाउंड इन द कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, मैपल, ओक, पाइन एंड महोगनी। तो इन चारों में से पूछा था कि कॉनीफेरस में जो है कौन सा ट्री पाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल है, पाइन ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो पाइन इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स इन विंटर। ठीक है, कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनके जो ट्रीज हैं अपनी लीव्स को विंटर में शेड कर देते हैं और स्प्रिंग में जो है हम देखते हैं कि न्यू आ जाती हैं उनके अंदर लीव्स। ठीक है, ऑप्शंस थे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस, कॉनीफेरस। तो ये फॉरेस्ट वाले टॉपिक के ही एमसीक्यूज हैं। सो यहाँ पर जो है आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर है, विच ऑफ दीज एनिमल्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एवरग्रीन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा है कि कौन सा आपका एवरग्रीन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में आपका ये एनिमल पाया जाएगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है चिपमंक्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन फॉर हैविंग अ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, कौन सा जो है आपका फॉरेस्ट है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीजन है वो वेट एंड ड्राई पूरे में डिवाइडेड रहता है। वहाँ पे टीक के ट्रीज पाए जाते हैं, बैम्बू ट्रीज भी पाए जाते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना। सो इसका आंसर आपका क्या है गाइज, इसका है आपके ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज फाउंड इन एरियाज विद एनुअल रेनफॉल बिटवीन 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आपने ग्रासलैंड्स के बारे में सुना होगा,
ग्रासलैंड्स यानी कि वही जो आपके घास के मैदान होते हैं। घास के मैदानों की बात करें तो दो टाइप के घास के मैदान हैं, स्टेपीज़ हैं और सवानाज हैं। इन दोनों को पढ़ेंगे। स्टेपीज़ हम क्या देखते हैं कि ये केवल ना शॉर्ट वेट सीजन में हम देखते हैं, और जो सवानाज हैं वो ग्रो करते हैं ड्यूरिंग वेट सीजन। इन स्टेपीज forage is available only during the short wet season, while savannas have grasses that grow during the wet season and have some regrowth during the dry season. तो सवानाज में हम क्या देखते हैं कि उनमें ड्राई सीजन में भी रीग्रोथ होती है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स वेजिटेशन ग्रोज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और कुछ रीजन्स में हम क्या देखते हैं कि मॉनसून के टाइम पे सितंबर से अक्टूबर के टाइम पर भी आते हैं ये ग्रासेस जो हैं उगती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के ग्रासलैंड्स की बात करें, तो ये विंटर रेंज में, ठीक है, विद विंटर रेंज देयर इज अ सेकंड ग्रोथ फेज। दिसंबर से और जनवरी में भी हम देखते हैं कि सेकंड ग्रोथ सीजन इनका चलता है। यानी पहले जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले मॉनसून के टाइम पे, फिर दूसरा दिसंबर से जनवरी के टाइम पे ये ग्रासलैंड्स ग्रो करते हैं। सो ओवर ग्रेजिंग की जो होता है, ओवर ग्रेजिंग हार्म करता है इकोसिस्टम को, सॉइल का जो कवर है सॉइल को नष्ट कर देता है, और जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो फिर इन्वेड कर जाते हैं। अब यहाँ पे हम ग्रासलैंड से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड। इसमें से कौन सा आपके ग्रासलैंड का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल होती है, तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि ग्रासलैंड्स में एनुअल रेनफॉल जो होती है वो बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर्स के बीच में होती है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इन विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड डज फोरेज ओनली ग्रो ड्यूरिंग शॉर्ट वेट सीजन। कौन से वाले ग्रासलैंड में होता है, अभी हमने पढ़ा था। सो ये आपका क्या रहेगा, स्टेपीज रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दो ही बताए थे, स्टेपीज और सवाना। तो नीचे वाले दो ऑप्शंस तो आपके कट ही जाते हैं और फिर आपको बस दो में ही चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की, कि जो ग्रासलैंड्स हैं वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर कि वो बफेलोज, कैटल, गॉड्स वगैरह का जो लाइफ स्टॉक होता है इन्हें सपोर्ट करता है ना। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर ग्रेजिंग। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में गाइज ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो परिणाम क्या होते हैं कि जो सॉइल का मल्च कवर है वो रिड्यूस हो जाता है और सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। ये है सॉइल मतलब खराब हो जाती है ऊपर से। अब हमारा अगला जो इकोसिस्टम है वो है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। सो डेजर्ट इकोसिस्टम आप सभी को पता होगा कि डेजर्ट में कौन कौन से टाइप के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट्स बहुत ही कम रेनफॉल, ठीक है, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। रेनफॉल बहुत कम होती है डेजर्ट में, और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वहाँ पे हमें पेरेनियल प्लांट स्पीशीज़ जैसे कि क्रेसोट बुश, ऑर्गन पाइप कैक्टस, फेरो कैक्टस, पर्जिज, ये सारे के सारे प्लांट स्पीशीज़ देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे प्लांट स्पीशीज़ के नामों को लर्न कर लेना है। हो सकता है कि एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाए। फिर हम चलेंगे आगे, इन एरियाज विद सॉल्ट डिपॉजिट्स प्लांट्स लाइक सैक्रोबेटस, गीज वुड, सीप वुड, सॉल्ट ग्रासेस आर कॉमन, ठीक है, ये भी आपको लर्न करने हैं। एनुअल प्लांट्स इन द डेजर्ट जर्मिनेट, ब्लूम एंड रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट रेनी सीजन एन एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट कंडीशंस। तो जो हम देखते हैं कि डेजर्ट में जो रेनी सीजन है, डेजर्ट के रेनी सीजन की हम बात करें तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है ना, छोटे समय के लिए होता है। तो उसी टाइम पर वहाँ पे जो डेजर्ट के जो जर्मिनेशन होती है उसी टाइम पे ब्लूमिंग वगैरह हम वहाँ पे देखते हैं। एनिमल्स कौन कौन से वहाँ पे पाए जाएंगे, तो आपके कुछ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वहाँ पे अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि जो भी कम पानी में सर्वाइव कर पाएगा, लिमिटेड वाटर में सर्वाइव कर पाएगा, वो ही वहाँ पे रह सकता है। और कुछ नॉक्टर्नल रोडेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, लाइक दोज इन द डेजर्ट एक्सक्रीट highly concentrated urine and do not use water for temperature regulation, enabling them to live without drinking water। तो कुछ ऐसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं
जिनको टेम्परेचर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, पानी का यूज़ नहीं करते, मतलब वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और बिना पानी पिए ही लंबे समय तक रह सकते हैं, जिसमें आपका कैमल एक एग्जाम्पल है। फिर आपका जो है प्रोडक्टिविटी की बात करें डेजर्ट में, तो वो रेनफॉल पे डिपेंड रहती है या फिर इरिगेशन पे। अगर इरिगेशन मिलेगा तो ही एग्रीकल्चर लैंड की जो सॉइल है वो सूटेबल होगी, फिर ही वहाँ पर कुछ उग सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ रेप्टाइल, द डेजर्ट इज अ होम ऑफ 2 species of testudines, loricata, 18 species of lizards and 18 species of snakes. Some lizards like Calotes versicolor and एक और ये दे रखा है आपका हार्डविकी करके। सो ये जो हैं लिजर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट नाम हैं जिन्हें आपको मेमोराइज करना होगा। अगर एमसीक्यू में आया तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा अगर आप थोड़ा सा भी मेमोराइज कर लेते हैं। द प्रीडोमिनेंट प्रेडेटरी बर्ड्स इन द डेजर्ट में कुछ बर्ड्स भी होते हैं, जैसे वल्चर्स होते हैं। वल्चर्स में आपका वाइट रम्ड वल्चर वहाँ पे पाया जाता है और वाइट स्कैवेंजर वल्चर पाया जाता है। ठीक है, इनके जो है साइंटिफिक नेम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सो ये भी आपको पता होने चाहिए। द मेमेलियन फौना ऑफ इंडियन डेजर्ट इंक्लूड स्पीशीज सच एज रेड टेल्ड बैट, लॉन्ग हेजॉग, इंडियन हेरी फुटेड गैब्रिल, वाइल्ड बोर, जंगल कैट एंड पैंथर्स। सो यहाँ पे जो हमने डेजर्ट इकोसिस्टम का भी टॉपिक पढ़ा है ना गाइज, इसके अंदर हमने कई सारी स्पीशीज़ के नाम पढ़ लिए हैं और आपको ये सारे के सारे जो हैं मेमोराइज करने होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को, तो चलते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, व्हाट कॉजेज डेजर्ट्स इन टेम्परेट रीजन्स टू रिसीव लिटल रेनफॉल। क्या रीज़न रहता है कि जो आपके डेजर्ट्स होते हैं ना वहाँ पे बारिश कम होती है, क्या रीज़न रहता है उसके पीछे का। तो जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस होती हैं वो सी से जो मॉइस्चर उठता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसकी वजह से, ये माउंटेन रेंजेस की वजह से डेजर्ट्स कम बारिश जो है रिसीव करते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट स्पीशीज इज कॉमनली फाउंड इन एरियाज विथ सॉल्ट डिपॉजिट्स इन डेजर्ट। तो यहाँ पे आपसे देखो स्पीशीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्पीशीज कौन सी है, आपकी प्लांट की स्पीशीज है, और कह रहा है कि कौन सी प्लांट की स्पीशीज है जो कॉमनली ऐसे एरियाज में मिलती है जहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट रहता है, तो वो है आपकी सैक्रोबेटस। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडेप्टेशंस डू डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि आपके रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, वो क्या ऐसा एडेप्टेशन यानी कि क्या ऐसे चेंजेस उनके अंदर होते हैं, नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनसे क्या उनमें डिफरेंट होता है, कैसे वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, कैसे ढाल लेते हैं कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं कम से कम पानी में। तो उसके पीछे का रीज़न है इम्पर्वियस स्किन और ड्राई एक्सक्रीशंस। ठीक है, उनके एक्सक्रीशंस एकदम ड्राई होते हैं जिससे कि जो वाटर है उनकी बॉडी से वो लूज़ नहीं होता, वाटर को वो लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं। फिर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जो है आपसे पूछा था कि कौन सा मैमल है जो कि इंडियन डेजर्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा मैमल है जो इंडियन डेजर्ट में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन हेरी फुटेड गैब्रिल, ठीक है, और ये आपका हार्डविकी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, कैलोट्स वर्सिकलर, ये 4 ऑप्शंस हैं गाइज। कंफ्यूजिंग है तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है आपका इंडियन हेरी फुटेड गैब्रिल। ओके, सो दिस इज़ अ मैमल जो कि इंडियन डेजर्ट्स में पाया जाता है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। देखो अभी हमने जो टॉपिक फिनिश किया है वो है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का टॉपिक, और अब हम चलेंगे हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर किसे हम कहते हैं जिसमें सॉल्ट कंटेंट 0.5 से लेस होता है, और सैलीन वाटर यानी कि वो वाला पानी जिसमें नमक थोड़ा ज़्यादा होता है 3.5% से ज़्यादा रहता है। और अगर फ्रेश और सैलाइन के बीच का जो है देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। सो ड्यू टू दीज वेरिएशंस इन सॉल्ट लेवल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है, क्योंकि पानी में जो ये सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट जो लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं, उसी की वजह से अलग अलग टाइप का जो इकोसिस्टम्स होते हैं, फ्रेश वाटर हो, मेरीन हो, ब्रैकिश हो, उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपके क्या क्या आते हैं, आपके पॉन्ड, स्वैम्प, पूल, स्प्रिंग, ये सारे रिवर्स भी आपके फ्रेश वाटर में आती है। मेरीन इकोसिस्टम में आपके सीज एंड ओशंस आते हैं। ब्रैकिश वाले में आपके एस्चुरीज और सॉल्ट मार्शेज एंड मैंग्रूव जो होते हैं, मैंग्रूव स्वैम्प्स वगैरह आपके इसमें ब्रैकिश वाटर
इकोसिस्टम में आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछा जाएगा कि डिफरेंट ग्रुप, जो ऑर्गेनिजम्स है ना उन्हें हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स को। तो न्यूस्टन की हमें बात करनी है यहाँ पे, न्यूस्टन्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको आपको समझना होगा। सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस such as floating plants, various types of animals. Some spend most of their lives at the water-air interface like water striders, while others spend most of time just beneath the surface, obtaining most of their food from the water like beetles and back swimmers. So यहाँ पे आपके जो है न्यूस्टन में कौन से आपके एनिमल्स हैं गाइस? न्यूस्टन में वो वाले एनिमल्स हैं जो एयर वाटर इंटरफेस पे रहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग वाले जो होते हैं, ठीक है, आपके फ्लोट जो करते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और ऊपर एयर जो है सांस तो वो बाहर से ही लेते हैं, और ये अपना मोस्ट ऑफ देयर लाइफ जो होती है वहीं पर ही बिता देते हैं। फिर दूसरे आपके कौन से होते हैं? आपके पेरीफाइटन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अटैच रहते हैं, अटैच और क्लिंग्स टू द स्टेम्स, लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट है, कोई प्लांट उगा हुआ है, तो उस प्लांट की जो उसकी स्टेम्स जो होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, उस पर ये वाले ऑर्गेनिजम्स अटैच रहते हैं, जिसमें आपका सेजिल, एल्गी आता है, उसके ग्रुप्स आते हैं। फिर प्लैंक्टन्स क्या है? प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एनिमल्स जू प्लैंक्टन्स। दीज आर फाउंड इन ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम। सारे के सारे जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं, बस फास्ट मूविंग वाटर्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो पानी फास्ट मूव करता है वहाँ पे नहीं मिलते। नेक्टन्स क्या है? नेक्टन्स क्या है? ये जो है स्विमर्स का ग्रुप है। दिस ग्रुप कंटेन्स स्विमर। नेक्टन ऑर्गेनिज्म आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एज दे नीड टू ओवरकम वाटर करंट्स। ये बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इन्हें वाटर करंट से क्या करना होता है? ओवरकम करना होता है। इसमें एग्जाम्पल आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा। और बेंथोस बहुत ही सिंपल है। बेंथोस आप बी से समझ सकते हो, बॉटम पे, यानी कि जो भी आपका इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसके सबसे ज़्यादा बॉटम पे रहने वाले, ठीक है। सो दे शो वेरियस एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द बॉटम इज मोर हेट्रोजीनियस देन द ओपन वाटर और सरफेस। बेंथोस इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड स्पॉन्जेस। तो ये सारे आपके बेंथोस में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन पांचों के बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे एमसीक्यूज पे। तो एमसीक्यू में आपका पहला क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश सैलिन वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर? सैलिन वाटर को फ्रेश वाटर से जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है? सो फ्रेश वाटर के सॉल्ट कंटेंट की बात करें तो वो लेस देन 0.5 होता है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक मैंग्रोव स्वैम्प? मैंग्रोव स्वैम्प और एस्टुअरीज कहाँ पे मिलती हैं? देखो ये अभी हमने पढ़ा था, ये आपके ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स में मिलते हैं। फिर है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड एनिमल्स लाइक वाटर स्ट्राइडर्स एंड बीटल्स? बीटल्स वगैरह आपके किस में आते हैं? अभी हमने पढ़ा है ना, बेंथोस में आते हैं। ओके गाइस, सो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, बेंथोस। ओके, शायद से यहाँ पे ये इसमें कुछ मिस्टेक हो रखी होगी, इस वजह से ऑप्शन आपका डी ही है इसका, बेंथोस, क्योंकि बीटल्स अभी हमने पढ़ा था। जस्ट अ मिनट, ओके, नो, बीटल वाला एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। बीटल्स अभी हमने देखा था यहाँ पर ही। ओके, न्यूस्टन में ही है बीटल्स, ठीक है, बीटल्स आपका न्यूस्टन में ही है। बैक स्विमर्स और बीटल्स न्यूस्टन में आएगा, ठीक है, तो आप इसको लगा लेना, इसमें आपका न्यूस्टन है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड स्पॉन्जेस? सो यहाँ पे आपका बेंथोस है। अब हम यहाँ पे कौन से इकोसिस्टम्स की बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम as large quantity of organic and inorganic matter are constantly added by communities. So यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है, इसके जो दो मेन टाइप्स है ना, आपका लेंटिक और लोटिक, आपको ये समझना है, ठीक है। इसके पीडीएफ्स वगैरह आप लोग ले लेना हमसे, वो उधर से आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके, सो लेंटिक इकोसिस्टम क्या है? सो दीज इंक्लूड्स
काम स्टेशनरी बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे आपकी काम स्टेशनरी बॉडीज आती हैं लैंटिक में, जैसे कि कोई भी आपका जो लेक है वो आ जाएगा, जो मतलब काम है, जहाँ का पानी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। लोटिक में कौन सा आता है, जो मूव कर रहा होता है पानी, जैसे कि आपकी रिवर आ जाती है, ठीक है। सो इसको इन डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। अब लेक्स क्या है, लेक्स इनलैंड डिप्रेशंस होते हैं कंटेनिंग स्टैंडिंग वाटर, दे कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड डेप्थ। हम क्या देखते हैं ना, अलग अलग टाइप की लेक्स पाई जाती हैं, उनका साइज और उनकी डेप्थ जो होती है वो अलग अलग रहती है। लैंटिक इकोसिस्टम में आपके क्या आते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर विद स्टैटिक और स्लो मूविंग वाटर। लैंटिक में आपकी कौन सी आती है, स्लो मूविंग, जो धीरे मूव कर रहे होते हैं, जिसमें आपके लेक्स आ जाते हैं। सम लेक्स लाइक लेक बैकल एंड लेक आपका है तंगनिका अफ्रीका की, ठीक है, ये एंशंट है, जो कि 20 मिलियन ईयर्स पहले आई थी। तो इन दोनों लेकों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको ये लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपके इम्पाउंडमेंट्स आते हैं, ऑन स्टेम रिजर्वायर्स और ऑफ स्टेम। ऑन स्टेम वाले क्या होते हैं, क्रिएटेड बाय डैमिंग रिवर्स और स्ट्रीम्स इन अपलैंड। इंडिया में हम कॉमनली कौन से देखते हैं, ऑन स्टेम्स देखते हैं, और ऑफ स्टेम जो होते हैं वो कैसे आते हैं, जब हम पानी को पंप करके निकालते हैं, सो वहां से आपके ऑफ स्टेम आते हैं। इसके जो पिक्चर्स हैं, आप अगर इसके पिक्चर्स देखोगे ना तो वहां से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो एक बार अपनी बुक खोल के इसके पिक्चर्स आप देख सकते हैं। वेटलैंड्स क्या रहते हैं, तो वेटलैंड्स वो वाले एरियाज होते हैं जो पीरियडिकली या तो समय समय पर हम देखते हैं कि वो पानी में कवर रहते हैं, या फिर परमानेंटली वो पानी से कवर्ड रहते हैं। पानी कैसा भी हो सकता है, फ्रेश, ब्रैकिश, सैलाइन, कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपके इनलैंड वेटलैंड्स भी होते हैं और आपके कोस्टल वेटलैंड्स भी होते हैं, ठीक है। सो इनलैंड वाले में हम मोस्टली क्या देखते हैं, फ्रेश वाटर देखते हैं, और कोस्टल वाले में क्योंकि वो कोस्ट के पास है तो वहाँ पे ब्रैकिश वाटर या सैलीन वाटर हमें देखने के लिए मिलता है। और अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लोटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। लोटिक में आपका क्या आता है, देखो लोटिक में आपकी रिवर्स वगैरह आती हैं जिनका पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। लोटिक वाले में दो मेन फीचर्स है, पहला है ओपन और हेटेरोट्रॉपिक सिस्टम। तो रिवर्स आर ओपन सिस्टम वेयर वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली। रिवर्स क्या है, रिवर्स एक ऐसे ओपन सिस्टम है जहां पर जो पानी है वो लगातार फ्लो कर रहा है। वेयर एज लेक्स आर क्लोज सिस्टम विद लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ वाटर। और लेक में क्या देखते हैं हम, पानी का एक्सचेंज लिमिटेड है। लेक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीयूज होते हैं मल्टीपल टाइम्स, पर रिवर्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिवर्स के बायोटा को समझना है आपको। सो द बायोटा इन रिवर्स वेरी बिटवीन रैपिडली फ्लोइंग और स्लोली फ्लोइंग सेक्शंस। तो दो सेक्शंस में हम बात करेंगे, एक सेक्शन हो जाएगा जो रैपिडली फ्लो कर रहे हैं पानी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, जो पानी स्लो मूव कर रहा है। एनिमल्स की बात करें तो देखो, इन एक्सपोज रॉक हैबिटेट्स ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रेश वाटर लिम्पेड्स, ओके, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, फ्रेश वाटर लिम्पेड्स, वाटर पेनी लार्वे, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, कैडिड फ्लाइज, ये सारे के सारे पाए जाएंगे। इन शेल्टर वाले वहाँ पे जो जहाँ पे शेल्टर्स होंगे वहाँ पे हमें स्टोन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज देखने के लिए मिलेंगी। और रॉक्स के बीनीथ में हमें एनिलिड्स, फ्लैट वॉर्म्स, क्लैम्स, स्नेल्स, इंसेक्ट लार्वे, ये सारे पाए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो इन रैपिडली फ्लोइंग एरियाज नेक्टन आर फाउंड ओनली वेयर द करंट इज वीक। जहाँ पे करंट वीक होगा वहाँ पे हमें नेक्टन्स मिलेंगे, नेक्टन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सो ये सारी की सारी स्पीशीज के नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद है आप प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ओनली स्मॉल वेल अटैच्ड फॉर्म ऑफ प्लांट्स लाइक सेजली एल्गी कैन बी सर्वाइव इन दीज एनवायरमेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो। तो सारे प्लांट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। So the nutrient base for animals come primarily from organic detritus washed into the river from the surrounding drainage area। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो रिवर में जो भी आसपास के ड्रेनेज से जो भी आता है ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और अभी हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपका ये वाला पेपर क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेंटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा था, आपको ध्यान देना है इस पर। लेंटिक इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं, काम एंड स्टेशनरी बॉडीज ऑफ वाटर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी कोई भी लेक, ठीक है। देन है आपका लेंटिक का पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक। तो लेक अभी मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन लोटिक
एंड लेंटिक इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा है, अगर आपको अभी तक ये लेंटिक और लोटिक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सो अभी हो जाएगा इस वाले एमसीक्यू से ही। सो लेंटिक इकोसिस्टम का पानी कैसा होता है, स्टैग्नेंट यानी कि रुका हुआ होता है, और लोटिक वाले का पानी कैसा होता है, बहता हुआ होता है, बस यही इसका डिफरेंस है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच टाइप ऑफ इम्पाउंडमेंट इज क्रिएटेड बाय डैमिंग रिवर्स और स्ट्रीम्स इन अपलैंड एरियाज। कौन से इम्पाउंडमेंट्स होते हैं रिवर डैम से, रिवर डैमिंग से, तो वो आपके ऑन स्टेम होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऑफ स्टेम रिजर्वायर्स और ऑन स्टेम रिजर्वायर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ गाइज लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, इन रिवर्स which organisms are typically found in sheltered spaces between rocks and fragment। अभी हमने पढ़ा कि रॉक्स और फ्रेगमेंट्स के बीच में जो पाए जाते हैं वो आपके स्टोन फ्लाइज और आपके ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। Which of the following adaptations help organisms in rivers survive in rapidly flowing areas। क्या एडेप्टेशन है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रैपिडली फ्लोइंग एरियाज में भी सर्वाइव कर पाते हैं, क्या ऐसा क्या कारण है, तो कारण ये है कि वो अपने आप को क्लिंग कर लेते हैं टू द हार्ड सरफेस या उससे पूरे के पूरे अटैच हो जाते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे आप मैरीन इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। सो अ मैरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल ऑन द अर्थ विद सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हम क्या देखते हैं कि जो मैरीन इकोसिस्टम है, एक तो वो आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, दूसरा वो स्टेबल है बहुत ही ज़्यादा, और उसकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सी वाटर सॉल्टी होता है, 3.5% से ज़्यादा उसमें हम एवरेज सॉल्ट देखते हैं, जिसको हम मेनली सोडियम क्लोराइड कहते हैं। वहाँ पे हमें दूसरे मिनरल्स जिसमें आपका आ जाता है आपका कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये भी पाए जाते हैं। लाइट इज अ की फैक्टर इन लिमिटिंग मैरीन लाइफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओशन टेम्परेचर आर स्टेबल, ओशन के टेम्परेचर की बात करें तो वो भी स्टेबल रहता है। द मैरीन हैबिटेट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसके ना 2 जोन्स हैं। 2 जोन कौन कौन से हैं, बेंटिक जोन और दूसरा आपका पेलाजिक जोन, ठीक है। बेंटिक जोन का मतलब क्या है, जब मैं बात करूंगी ओशन के फ्लोर की तो वो वहाँ पे जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो आएंगे आपके बेंटिक जोन में। और अगर मैं बात करूंगी पेलाजिक जोन की तो वो होगी आपकी फ्री वाटर वाली जोन दैट फिल्स द ओशन बेसिन। ओशन के बायोटा की बात करें तो मैरीन लाइफ इज डाइवर्स बट नॉट पर्टिकुलरली अबेंडेंट। और हम क्या देखते हैं कि मैरीन लाइफ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वेरियस जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सब वहाँ पे पाए जाते हैं। मैरीन इकोसिस्टम को अगर हम और डेप्थ के हिसाब से बांटें, यानी कि उसकी गहराई के हिसाब से बांटें, तो आपके 4 जोन बनेंगे, लिटोरल, नेरिटिक, पेलाजिक एंड बेंथिक, ठीक है। लिटोरल जोन में क्या पाया जाएगा, जो सबसे ऊपर वाली जोन है, तो ये आपका शोर रीजन होता है जहाँ पे वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, है ना। और ये जो है सुप्रा लिटोरल जोन आप इसे कह सकते हैं, या बीच इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ही प्लांट्स और स्पीशीज देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, आपके स्नेल्स, क्लैम्स, ओके, स्नेल्स, क्लैम्स और आपके क्या है बेरनेकल्स, ये सारे आपके आते हैं। सी अर्चिन्स थ्राइव हेयर। तो ये हो गया आपका लिटोरल जोन का बायोटा। फिर आपका आता है नेरिटिक जोन। नेरिटिक जोन क्या है, कोस्टल एरिया है पर वहाँ पे हमें स्पीशीज देखने के लिए ज़्यादा मिलती हैं। वहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स जिनके नाम ये आपको दे रखे हैं, डाइनोफ्लेग्स एंड डायाटॉम्स, अलॉन्ग विद अटैच रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। जू प्लैंक्टन्स मिलते हैं, जू प्लैंक्टन्स भी मिलते हैं। दिस जोन इज होम टू मोस्ट कमर्शियल फिश स्पीशीज। तो वो वाली सारी फिशेस जो कि आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, उनकी वेरियस स्पीशीज़ जो हमें मिलती हैं वो आपकी नेरिटिक जोन में ही मिलती हैं। फिर आपको पेलाजिक जोन देखना है। सो दिस रीजन मेक्स अप 90% ऑफ द ओशन सरफेस। 90% ओशन का सरफेस आपका पेलाजिक जोन में ही आता है। यहाँ पे आपको सी कुकुम्बर्स, सी अर्चिन्स मिलते हैं। फिर आपका क्या आता है, आपका बेंथिक जोन आता है। सो दिस जोन फॉर्म्स अ ओशन फ्लोर। ये जोन आपको पता ही है कि ये ओशन फ्लोर होता है। यहाँ पे हमें सी लिलीज, सी फैंस एंड स्पॉन्जेस देखने के लिए मिलते हैं, कुछ स्टार फिशेज वगैरह भी।
अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट लिमिट्स मैरीन लाइफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर क्या है यहाँ पे आपका? लाइट है, कि लाइट कहाँ तक रीच करती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच जोन इन द मैरीन इकोसिस्टम इज नोन फॉर बीइंग द शोर रीजन? तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था ये, तो ये आपका क्या है? लिटोरल जोन है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेरेटिक जोन? तो नेरेटिक जोन में हम क्या देखते हैं गाइस कि वहाँ पे आपको हाई स्पीशीज रिचनेस और प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो आपका कहाँ पे ज़्यादा होता है? आपके नेरेटिक जोन में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फाउंड इन द नेरेटिक जोन? तो ये रहे आपके लॉबस्टर, श्रिम्स एंड क्लैम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है विच फाइटोप्लैंक्टन्स आर मोस्ट कॉमन इन पेलाजिक जोन? कौन सा फाइटोप्लैंक्टन है जो कि पेलाजिक जोन में मोस्टली कॉमनली पाया जाता है? सो ये है आपका डाइनोफ्लेक्टिस एंड डायटॉम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द बेंथिक जोन? बेंथिक जोन में आपके सी लिलीज और आपके स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। और आपका एक और ये टॉपिक है एस्चुअरीज का। एस्चुअरीज भी टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ था, इसको भी हम फटाफट से कवर करेंगे। तो ये स्पेशल जोन होती है जहाँ पर रिवर जो है वो सी से मिलता है और एक यूनिक एनवायरनमेंट हम वहाँ पे देख पाते हैं। ये एरिया हाईली प्रोडक्टिव होता है एंड आर कंसिडर सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड, और इसे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है वर्ल्ड में। एंड एस्चुअरी इज अ सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल एरिया। एस्चुअरी क्या है? एस्टुअरी एक ऐसा एरिया है, कोस्ट के पास होगा, पानी यहाँ का कैसा होगा? ब्रैकिश होगा, सी होगी इसमें एक साइड पे, दूसरे में रिवर होगी। और हमें अगर हम बात करें एस्चुअरीज की तो हमें इंडिया में केरला कोस्ट पे और सुंदरबंस में हमें इंडिया में एस्चुअरीज देखने के लिए मिलती हैं। इसके मेन फीचर की बात करें तो क्या है? द मेन फीचर ऑफ एस्चुअरीज इज द फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी विच चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक टाइड्स, सीजन्स एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एंटरिंग द एरिया। तो यहाँ पे बात आती है फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी की, यानी कि पानी में जो नमक की मात्रा है उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। उसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं? तो रीज़न ये रहता है कि टाइड्स, ठीक है, या सीजन की वजह से या कितना फ्रेश वाटर आ रहा है उसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। एस्चुअरीज के बायोटा की बात करें तो यहाँ पे वेरियस टाइप के जो प्लांट्स हैं उसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, मार्जिनल मार्श वेजिटेशन, ये सारी एल्गीज वगैरह आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिसमें आपके ऑयस्टर्स, क्रैब्स और सी श्रिम्प्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस स्पेशली बाय डायटॉम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका क्या एमसीक्यू बन सकता है इस टॉपिक से? तो यहाँ पे जो है क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एस्चुअरीज दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ स्पीशीज फाउंड देयर? यहाँ पे कह रहा है कि एस्चुअरीज का क्या मेन फीचर है जिसकी वजह से वहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट को जो इन्फ्लुएंस करता है। तो फीचर यही है फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे जो पानी की जो मात्रा है उसमें नमक की जो मात्रा है पानी में उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉमनली फाउंड इन एस्चुअरीज? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं कहाँ पर? एस्चुअरीज में। सो गाइज ये हैं प्लांट्स आपके मड फ्लैट एल्गी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉमनली फाउंड इन एस्चुअरीज? तो ऑयस्टर्स आपके एस्चुअरीज में पाए जाते हैं। व्हाट मेक्स एस्चुअरीज हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? क्यों वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव है? तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। कौन करता है? जो आपके डायटॉम्स हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। सो गाइज यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी की यूनिट्स भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी अगर करनी है तो आपको सारी यूनिट्स को थोरोली कवर करना है और उनसे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें।